हेलो डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। पूरी उम्मीद करती हूँ बेहद अच्छे होंगे और पढ़ाई भी यथावत चल रही होगी। सुबह नहीं तो शाम, शाम नहीं तो जब भी टाइम मिलता होगा आप लोग अपनी पढ़ाई को कंटिन्यू ज़रूर रखे होंगे। यहाँ पर आज एक महत्वपूर्ण टॉपिक है और जो कि मुझे लगता है लगभग सभी को पता भी होगा, पर मुझे लगा कि जैसे कमेंट्स में आया था तो डिस्कस करना थोड़ा ज़रूरी हो जाता है कि जिस तैयारी को हम कर रहे हैं, जिस सिलेबस को हम लेकर पढ़ रहे हैं, हम उस पर पूरे कॉन्फिडेंट है सिलेबस में कि हाँ हमें यही पढ़ना है, हाँ बिल्कुल हमें वही पढ़ना है। लेकिन होता क्या है कि सिलेबस में एक दो टॉपिक ऐसे हैं जो छोटे तो नहीं कहूँगी, टॉपिक अच्छे कहूँगी और व्याकरण से टॉपिक हैं। तो कमेंट्स में आया कि उसमें जो टॉपिक नहीं है क्या वो एग्ज़ाम में टॉपिक आ जाते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी सी मैं विस्तार से चर्चा करूँगी, ज़्यादा समय नहीं लूँगी क्योंकि समय बहुत कीमती है सभी का, आपका भी मेरा भी। तो जल्दी से इस बात को हम शॉर्ट आउट करेंगे। चलिए बढ़ते हैं हम आगे। यहाँ पर हम देखेंगे कि व्याकरण के टॉपिक में हमने देखा कि वहाँ पर संधि, समास, पर्यायवाची, विलोम शब्द और भी हैं, लिंग, वचन, कारक सभी आते हैं। ठीक है, उसमें यानी कि सिलेबस में उपसर्ग और प्रत्यय नहीं दिए हुए हैं। जरा ध्यान से सुनिएगा। सिलेबस में जो मेरे पास सिलेबस है टीजीटी पीजीटी का, तो मैंने टीजीटी का भी सिलेबस देखा तो उसमें उपसर्ग और प्रत्यय नहीं है। फिर मुझे याद आया कि 21 वाला पेपर मैंने उठा के देखा तो 21 वाले पेपर में यहाँ एक प्रश्न उपसर्ग से आया था। अब कमेंट किया था क्या ये उपसर्ग और प्रत्यय टीजीटी पीजीटी में आते हैं, तो मैं यहाँ क्लियर करूँगी कि भाई एक दो टॉपिक जो कि हमारे व्याकरण में नहीं है लेकिन हम उनको नज़रअंदाज नहीं कर सकते, क्योंकि जब 21 में आया था उपसर्ग से एक प्रश्न बना था तो प्रश्न उपसर्ग और प्रत्यय से दोनों के आने की संभावना है। तो जी हाँ, सिलेबस में नहीं है पर पेपर में आने की संभावना बनती है क्योंकि 21 में आ चुका है। तो इस चीज़ के लिए भी श्योर हो जाइए कि व्याकरण के मुझे लगता है जो उसमें सिलेबस में टॉपिक है खास वो तो हमें पढ़ने ही पढ़ने हैं। उसके साथ हमें ये भी देखना है कि जो महत्वपूर्ण उपसर्ग प्रत्यय महत्वपूर्ण ही हो जाते हैं। 21 वाले में उपसर्ग का मतलब पूछा था कि जो उसमें मुझे भी याद तो नहीं दिया था उसमें, तो उसमें मतलब पूछा था, ये नहीं पूछा था कौन सा उपसर्ग कहाँ पर है, कि जो उपसर्ग दिया था इसका क्या अर्थ हो सकता है, ये पूछा था। तो थोड़ा डीपली ही था। तो यहाँ पर बस ये चीज़ें ध्यान रखनी है कि सिलेबस के इर्द गिर्द अगर समय मिलता है थोड़ी वो चीज़ें वो भी आप लोग देख लीजिए। और सिलेबस का जितना है आपका लगभग वो तो कंप्लीट करना ही है, पढ़ना ही है अच्छे से। और दूसरी महत्वपूर्ण बात ये है कि अगर आपका सिलेबस कंप्लीट लगभग हो गया है और मुझे लगता है कि रिवीजन अगर आप कर रहे हैं तो रिवीजन करने के लिए सबसे अच्छा और बेस्ट तरीका जो होगा वो ये कि आप यदि कोई प्रैक्टिस सेट ले रहे हैं तो जिस टॉपिक को मैं बार बार बताती हूँ कि जिस टॉपिक को आपने जैसे आज फिनिश किया है तो उसको आप फिर से रिवीजन करना स्टार्ट कर दीजिए एज अ प्रैक्टिस सेट, एज अ नोट्स के हिसाब से। तो यहाँ पर ये बेस्ट रहेगा। और रिवीजन करते समय ये बेस्ट है कि आप चिंतन और मनन का ध्यान रखें। जैसे आपने रीतिकाल लिया, रीतिकाल अच्छा टॉपिक है, तो रीतिकाल को पढ़ने के बाद या आपने प्रैक्टिस सेट भी लगा लिया, ठीक है। प्रैक्टिस सेट में जो प्रश्न आपको बहुत डिफ़िकल्टी से आपने उनको आंसर किया है, आपको लग रहा है कि इसका आंसर ये नहीं, ये हो सकता था, लेकिन निकलता कुछ और है, तो उनको वहीं सर्कल करना है आपको। सर्कल करने के बाद जब वो टॉपिक आप पढ़ लें फिर आप एनालाइज करिए किताब बंद करके कि आपने किन किन प्रश्नों पर सर्कल किया, वो प्रश्नों में क्या कठिनाइयाँ थीं और वो प्रश्न की क्या मेन पॉइंट था जिससे हम उस प्रश्न को पहचान सकते हैं। ऐसे कोशिश करिएगा, ऐसे काफ़ी हद तक आपको यकीनन प्रश्नों की तैयारी बहुत अच्छी हो जाएगी जब आप एक दो जो उनके कीवर्ड होते हैं उनको पकड़ना सीखिए। यदि आप कीवर्ड पकड़ना सीख जाएंगे तो मुझे लगता है प्रश्न आपका बहुत अच्छे से तैयार भी हो जाएगा और गलत होने के चांसेस बहुत कम हो जाएंगे, ना के बराबर हो जाएंगे। तो रिवीजन करने का केवल तरीका ये नहीं होता है कि आपने सिलेबस लिया और सिलेबस फटाफट पढ़ लिया और छुट्टी हो गई। कम से कम वो चीज़ें इस तरह से पढ़िए रिवीजन समय। हालांकि मैं एक सजेस्ट ये करूँगी अपने अकॉर्डिंग, मेरे अनुभव के अकॉर्डिंग, कि आप मूल किताबें भले ही स्पीड से पढ़ लीजिए लेकिन इतने स्पीड से मत पढ़िए। जहाँ पर जो मेन पॉइंट है उनको ज़रूर देखिए। हालांकि बहुत कुछ है पढ़ने के लिए जो कुछ ज़रूरत ज़्यादा नहीं है वो भी, लेकिन आप इतना अनुभव यदि आपको है कि हाँ मुझे मेन पॉइंट और कहाँ से प्रश्न बनते हैं तो आप उन चीज़ों को अच्छे से पढ़िए और वहाँ पे मेंशन ज़रूर करिए, अंडरलाइन करिए उनको। आप कोई अपने पहचान के लिए निशान बना दीजिए। तो जब आप रिवीजन कर रहे हैं तो ये चीज़ विशेष ध्यान देने वाले कि रिवीजन करते समय आप वहाँ पर जो जहाँ गलती हो रही, जब भले ही प्रश्न आपको बहुत अच्छे से आता था, बहुत पुराना प्रश्न था, लेकिन आपसे गलत हुआ है तो मतलब वो प्रश्न आपको नहीं आता है, तो उसको आपको क्या मार्क करना है, मार्क करके उस प्रश्न पर एनालाइज करना, चिंतन करना, मनन करना। आप चिंतन मनन के लिए आपको कोई एकांत और
कोप भवन में जाने की आवश्यकता बिल्कुल नहीं है। बस काम करते करते सोचते रहिए कि आज मैंने जो पढ़ा कहाँ पे गलत हुआ, किस कारण गलत हुआ, क्या उसका प्रश्न था, क्या उसके की पॉइंट थे, ज़रा इनको एनालाइज करिए। तो ज़रा सोच के देखिए, अगर ऐसा हम कर लेंगे तो इसमें बुराई क्या है? कुछ बुरा नहीं है, बल्कि बहुत कुछ अच्छा हो जाए, यकीनन करके देखिएगा, फ़ायदा ज़रूर मिलेगा। तो यहाँ बस जो भी अनुभव है थोड़ा बहुत, क्योंकि अब मैं जैसे सीख रही हूँ चीज़ों को और चीज़ों को याद करने की कोशिश कर रही हूँ, बस वही शेयर कर रही हूँ। तो यहाँ पर करके देखिएगा, ज़रूर फ़ायदा मिलेगा, नुकसान कुछ भी नहीं होगा आपका। तो बस अपने अच्छी गति से पढ़ाई रखिए और सबसे अच्छी बात है कि सकारात्मक ज़रूर रहिएगा और खुद से ही मोटिवेट होना है। हमें कोई नहीं आ रहा मोटिवेट करना, हमें कोई हमसे कोई कह रहा है कि तुम पढ़ो, तुम कुछ भी करो, कहीं कुछ भी नहीं है। जो कुछ करना है स्वयं से करना है, स्वयं के लिए ही करना है, ये ध्यान रखना। तो इसी के साथ स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। वाणी को दूंगी विराम। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।